अमेरिका और मिस्र के सफल दौरे के बाद पीएम मोदी स्वदेश रवाना। पीएम मोदी ने मिस्र के राष्ट्रपति से की द्विपक्षीय मुलाकात। दोनों देशों ने लिखी गई कई द्विपक्षीय सहयोग की नई इबारत। ऐतिहासिक रणनीतिक समझौता ज्ञापन पर हुआ हस्ताक्षर। पीएम मोदी को मिस्र के सर्वोच्च राजकीय पुरस्कार ऑर्डर ऑफ द नाइल से किया गया सम्मानित। पीएम ने जताया आभार। कहा, भारत और देश के लोगों के प्रति उनकी गर्मजोशी और स्नेह को दर्शाता है ये अवार्ड। दुनिया के अलग अलग देशों के नागरिक सर्वोच्च पुरस्कार से 13वीं बार नवाजे गए पीएम मोदी। पीएम मोदी ने काहिरा में अल हाकिम मस्जिद का किया दौरा। हेलियोपोलिस कॉमनवेल्थ वॉर सिमेट्री जाकर विश्व युद्ध में शहीद हुए भारतीय सैनिकों को दी श्रद्धांजलि। अद्भुत, ऐतिहासिक और विश्व प्रसिद्ध गीजा के पिरामिड का भी किया दीदार। भाजपा ने पीएम मोदी के अमेरिका और मिस्र के दौरे को बताया ऐतिहासिक। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, भारत और अमेरिका के बीच हुए समझौतों से देश में बढ़ेगा रोजगार। मिस्र के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से पीएम मोदी को सम्मानित किया जाना देश के लिए गर्व की बात। रक्षा मंत्रालय ने अमेरिका के साथ ड्रोन सौदे की कीमत के दावों को किया खारिज। सोशल मीडिया रिपोर्ट्स को बताया महज अटकलबाजियां। कहा, कीमत और खरीद के अन्य नियम और शर्तों को अंतिम रूप दिया जाना अभी है बाकी। उचित अधिग्रहण प्रक्रिया को बाधित करना है अफवाहों का उद्देश्य। प्रधानमंत्री ने आपातकाल का विरोध और लोकतंत्र की भावना को मजबूत बनाने के लिए काम करने वालों को किया नमन। केंद्रीय मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह और अनुराग ठाकुर ने बताया इतिहास का काला अध्याय। बीजेपी अध्यक्ष ने कहा, एक परिवार ने अपने तानाशाही प्रवृत्ति के कारण महान लोकतंत्र की हत्या कर देश पर थोपा था आपातकाल। मॉनसून में दिखा असामान्य बदलाव। 2 महानगरों दिल्ली और मुंबई में 62 साल में पहली बार दी एक साथ दस्तक। अगले 5 दिनों के दौरान पूर्वी, मध्य और उत्तर पश्चिम भारत के कुछ हिस्सों में भारी बारिश का अनुमान। हिमाचल के रामपुर में फटा बादल। असम में बाढ़ की मौजूदा स्थिति पर केंद्रीय गृह मंत्री ने मुख्यमंत्री से बात कर हर संभव मदद का दिया भरोसा। रूस के निजी लड़ाका समूह वैगनर के साथ समझौते के बावजूद मॉस्को सहित कई इलाके अभी भी हाई अलर्ट पर। बेलारूस सरकार की मध्यस्थता के बाद अपनी छावनियों को लौट रहे लड़ाके। रूस ने बागी वैगनर लड़ाकों को सजा नहीं देने का दिया भरोसा। नमस्कार, डीडी न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं असीम मिश्रा और सबसे पहले बात पीएम के मिस्र दौरे की। अपनी 2 दिवसीय सफल यात्रा मिस्र यात्रा के बाद पीएम मोदी स्वदेश के लिए रवाना हो गए हैं। काहिरा स्थित हवाई अड्डे पर पीएम मोदी के सम्मान में कई गणमान्य लोग मौजूद थे। पीएम की मिस्र यात्रा के दौरान उन्होंने राष्ट्रपति अल सीसी के साथ द्विपक्षीय बातचीत की। दोनों देशों के बीच महत्वपूर्ण मुद्दों पर सार्थक बातचीत हुई। और विश्व की 2 पुरातन सभ्यताओं वाले देशों के संबंध 21वीं सदी में नए सिरे से नई ऊंचाइयों पर पहुंच रहे हैं। हम बात कर रहे हैं भारत और मिस्र के संबंधों की। पीएम मोदी के मिस्र दौरे से दोनों देशों की दोस्ती अब रणनीतिक साझेदारी के दौर में पहुंच गई है। देखिए पीएम मोदी के दौरे के बारे में विस्तार से बताती ये खास रिपोर्ट। मिस्र की अपनी पहली यात्रा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काहिरा पहुंचे। विश्व धरोहर गीजा के पिरामिड का दौरा किया। प्रसिद्ध अल हाकिम मस्जिद भी गए।
ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मिस्र की पहली यात्रा थी। विश्व के दो पुरातन सभ्यताओं वाले देश के संबंध 21वीं सदी में नए सिरे से नई ऊंचाई पर हैं। एयरपोर्ट पर मिस्र के प्रधानमंत्री मुस्तफा कमाल नटबोली की मौजूदगी इसका खुद एहसास कराती है। सलामी गारद और औपचारिक स्वागत। 26 साल बाद ये किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली द्विपक्षीय यात्रा रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत के सम्मान में सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ऑर्डर ऑफ नाइल भी दिया गया। मिस्र और भारत के बीच रिश्तों की ये नई शुरुआत सांस्कृतिक, आर्थिक और रणनीतिक लिहाज से काफी अहम। मिस्र के राष्ट्रपति अल सीसी के साथ द्विपक्षीय मुलाकात में दोनों ही नेताओं के बीच दिखी ऊर्जा इस रिश्ते को बताने के लिए काफी है। वार्ता के दौरान व्यापार, निवेश, रक्षा, सुरक्षा सहित सांस्कृतिक और सामाजिक संबंधों को और भी मजबूती देने पर चर्चा हुई। दोनों देशों ने द्विपक्षीय रिश्तों को रणनीतिक साझेदारी में बदलने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर भी किए। इसके अलावा 3 अन्य समझौते कृषि, पुरातत्व, प्राचीन धरोहर सहित प्रतिस्पर्धा कानून के संबंध में दोनों देशों के बीच हुए। It was very clear from those discussions and the MOU and the agreements that were signed later on that the two leaders gave particular focus on enhancing the political and security cooperation, defense collaboration, trade and investment ties, scientific and academic collaboration, and strengthening of people-to-people ties. द्विपक्षीय मुलाकात से पहले प्रधानमंत्री ने काहिरा में उन भारतीय सैनिकों का सम्मान किया जिन्होंने प्रथम विश्व युद्ध के समय मिस्र में अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। हेलियोपोलिस युद्ध स्मारक 4000 भारतीय सैनिकों की याद में स्थापित किया गया है। सैनिकों ने उस वक्त मिस्र और फिलिस्तीन में स्वेज नहर को सुरक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ये मेमोरियल भारतीय सैनिकों की वीरता, बलिदान और कर्तव्य की याद संजोए हुए है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ पर आकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी, जिसमें भारतीय सैनिक भी खास तौर से मौजूद हैं। उनके पार्थिव शरीर यहाँ पर मौजूद हैं और उन्होंने रजिस्टर में अपने सिग्नेचर भी किए और जाते जाते यहाँ के लोगों को धन्यवाद दिया कि उन्होंने किस तरह से बड़ी खूबसूरती से इस सिमेट्री का रखरखाव किया है। वॉर मेमोरियल से पहले प्रधानमंत्री ने 1000 साल पुरानी मस्जिद अल हाकिम का भी दौरा किया। विश्व प्रसिद्ध मस्जिद 11वीं सदी में बनी थी, लेकिन बाद में जीर्ण शीर्ण हो गई। 1970 के दशक के अंत में मस्जिद का पुनर्निर्माण भारतीय दाऊदी बोहरा समाज ने करवाया और इसे आधुनिक रूप दिया। प्रधानमंत्री ने मस्जिद के जीर्णोद्धार के बारे में जानकारी ली। वास्तुशास्त्र के बारे में भी प्रधानमंत्री को बताया गया। आयताकार मस्जिद के बीच में 5000 वर्ग मीटर का एक बड़ा आंगन है, जिसमें कुल 13 दरवाजे और पानी के स्रोत मौजूद हैं। मिस्र और भारत के बीच सांस्कृतिक सूत्र और लोगों के बीच संबंधों को लेकर प्रधानमंत्री ने सराहना की। इसकी एक वजह भी है, जब प्रधानमंत्री शनिवार को काहिरा स्थित होटल पहुंचे थे तो वहां मिस्र की बेटी ने हिंदी में गाना गाकर प्रधानमंत्री का स्वागत किया था। स्पष्ट हिंदी उच्चारण से प्रभावित होकर प्रधानमंत्री ने कहा भी कि आप मिस्र की बेटी हैं, ये कोई विश्वास नहीं करेगा। किसी को पता ही नहीं चलेगा कि आप मिस्र की बेटी है कि हिंदुस्तान की बेटी है। वहीं प्रधानमंत्री ने मिस्र के बौद्धिक वर्ग, प्रवासी भारतीयों के कई समूह और मिस्र में योग को बढ़ावा देने वाले प्रशिक्षकों से शनिवार को मुलाकात कर ये स्पष्ट संदेश दिया कि भारत दोनों ही देशों के संबंधों को अगले स्तर पर ले जाने के लिए तैयार है। मुलाकातों के सिलसिले में अहम मुलाकात रही ग्रैंड मुफ्ती डॉक्टर शौकी इब्राहिम अब्दुल करीम अलम से। मुफ्ती ने जहां एक और प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत में हो रहे सामाजिक समावेश की नीतियों की सराहना की, तो वहीं प्रधानमंत्री ने डार अल इफ्ता में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जानकारी भी दी। There is a great development in India, and also this reflects that he is always and continuously working there in India, and also it reflects that the wise
policies that are being adopted by Prime Minister Modi in bringing coexistence between the various factions, there in India. At the religious level, I must say that we have also, strong cooperation between us and India, and we are looking forward to further enhancing and deepening this cooperation in the future. इसके अलावा प्रधानमंत्री ने मिस्र के प्रधानमंत्री मुस्तफा कमाल मैतबौली से गोलमेज बैठक की। चर्चा के दौरान व्यापार, निवेश, नवीकरणीय ऊर्जा, ग्रीन हाइड्रोजन, आईटी, डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म, फार्मा सहित अन्य मुद्दों पर बातचीत हुई। इसके अलावा मिस्र के व्यावसायिक जगत के प्रमुख चेहरों में से एक हसन अल्लाम और मिस्र के प्रख्यात लेखक और राजनीतिक विचारक तारक हैगी से भी प्रधानमंत्री की मुलाकात अहम रही। दोनों ही देश भारत और मिस्र अपने राजनयिक संबंधों के 75 साल पूरे कर चुके हैं और भारत मिस्र के साथ रणनीतिक साझेदारी कर एक नई शुरुआत कर रहा है। यही वजह है कि मिस्र को G20 सम्मेलन में अतिथि देश के रूप में भी निमंत्रित किया गया है। काहिरा से विशाल बैरिस्टो के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और पीएम मोदी को मिस्र के सर्वोच्च राजकीय सम्मान ऑर्डर ऑफ द नाइल से सम्मानित किया गया। मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतह अल सीसी ने काहिरा में पीएम मोदी को इस अवार्ड से सम्मानित किया। पीएम को इससे पहले भी बहुत से प्रमुख देश अपने अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित कर चुके हैं। मानवता की सेवा के लिए विदेशी धरती पर यह प्रधानमंत्री मोदी को मिलने वाला एक और मशहूर अवार्ड है। मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फत्ताह अस-सीसी ने पीएम को मिस्र के सर्वोच्च राजकीय सम्मान ऑर्डर ऑफ द नाइल से सम्मानित किया। ये पुरस्कार मिस्र या मानवता के लिए अपनी अमूल्य सेवाएं प्रदान करने के लिए दिया जाता है। दुनिया भर के देशों में पीएम मोदी को मिले सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों के सिलसिले का ये 13वां सम्मान है। ये सभी सम्मान एक बेमिसाल विश्व नेता के तौर पर पीएम मोदी की शोहरत को भी दिखाते हैं। पीएम को 22 मई 2023 को पापुआ न्यू गिनी ने कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोहू पुरस्कार से सम्मानित किया। इसी दिन पापुआ न्यू गिनी में पलाऊ गणराज्य के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री मोदी को एप्कल पुरस्कार से सम्मानित किया था। 22 मई 2023 को प्रधानमंत्री मोदी को फिजी के सर्वोच्च पुरस्कार कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से नवाजा गया। अप्रैल 2016 में सऊदी अरब ने पीएम मोदी को सऊदी अरब के सर्वोच्च नागरिक सम्मान किंग अब्दुल अजीज सैद से सम्मानित किया था। 2016 में ही प्रधानमंत्री मोदी को अफगानिस्तान के सर्वोच्च नागरिक सम्मान अमीर अमानुल्लाह खां पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 2018 में प्रधानमंत्री मोदी को फिलिस्तीन सरकार ने ग्रैंड कॉलर ऑफ द स्टेट ऑफ फिलिस्तीन पुरस्कार से सम्मानित किया था। पीएम मोदी को 2019 में ऑर्डर ऑफ जायद पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ये संयुक्त अरब अमीरात का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। रूस ने 2019 में प्रधानमंत्री मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू अवार्ड से सम्मानित किया था। 2019 में ही मालदीव ने विदेशी गणमान्य व्यक्तियों को दिया जाने वाला अपने सर्वोच्च सम्मान निशान इजुद्दीन से प्रधानमंत्री मोदी को सम्मानित किया। पीएम मोदी को 2019 में द किंग हम्माद ऑर्डर ऑफ द रेनेसांस अवार्ड से सम्मानित किया गया। ये सम्मान बहरीन द्वारा प्रदान किया गया था। 2020 में पीएम मोदी को अमेरिकी सशस्त्र सेना सम्मान लीजन ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया। भूटान ने दिसंबर 2021 में पीएम मोदी को सर्वोच्च नागरिक अलंकरण ऑर्डर ऑफ द ड्रक गयाल्पो से सम्मानित किया। पिछले 9 वर्षों में पीएम मोदी के नेतृत्व का लोहा पूरी दुनिया ने माना है। पर्यावरण संरक्षण सहित सभी महत्वपूर्ण वैश्विक मुद्दों पर प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया को नई राह दिखाई है। पीएम मोदी को दुनिया भर में मिलने वाले शीर्ष सम्मान देश का सर ऊंचा कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और पीएम मोदी के अमेरिका और मिस्र के सफल दौरे और रणनीतिक उपलब्धियों की हर ओर सराहना हो रही है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पीएम मोदी के इस विदेश दौरे को कई मायनों में ऐतिहासिक बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका और मिस्र दौरे की देश और दुनिया भर में सराहना हो रही है। इसी के मद्देनजर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को भाजपा की प्रेस वार्ता के दौरान इस दौरे को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि ये एक ऐसी यात्रा थी जहां भारत और अमेरिका दोनों ने अपनी साझेदारी को फिर से परिभाषित किया और ऐसे कदम उठाए जिसके परिणाम स्वरूप हमारे राष्ट्रीय लक्ष्यों को अधिक से अधिक साकार किया जा सकेगा। Among the several things
the first emphasis is on the fact that it was a bipartisan invitation which was given to Honorable Prime Minister to address the joint house. And it was a very significant event for the second time for a Prime Minister to be called to address a joint session of the US Congress and the Senate. And to have received such a standing ovation is a matter of pride for all of us in this country. And during that visit and during that speech in particular, Honorable Prime Minister has expressed very clearly where India and US relationships stand and what is it that it can do towards global order. निर्मला सीतारमण ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका दौरे के दौरान दोनों देशों के बीच कई महत्वपूर्ण समझौते हुए जो देश की सुरक्षा, व्यापार और आपसी संबंधों के लिए मजबूत कड़ी साबित होंगे और इनसे देश में रोजगार भी बढ़ेगा। निर्मला सीतारमण ने इस बात पर भी खुशी जताई कि नासा और इसरो 2024 में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए एक संयुक्त मिशन पर भी सहमत हुए हैं। Similarly, Semiverse Solutions, which will train up to 60,000 Indian youth into artificial intelligence and use of semiconductor-related education and workforce development goals will get fulfilled. Advanced training will be provided. NASA will be providing advanced training to ISRO, and that will also help for a joint effort to the International Space Station in 2024. India and US launched public-private joint task force. केंद्रीय वित्त मंत्री ने प्रधानमंत्री के मिस्र दौरे का उल्लेख करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी को मिस्र के सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द नाइल से सम्मानित किया गया है। उन्होंने कहा कि इसे मिलाकर पीएम को अब तक 13 अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हो चुके हैं, जो देश के लिए गर्व की बात है। दुनिया में मुस्लिम पॉपुलेशन जहां मेजॉरिटी में है या ज्यादा संख्या में है, उनमें से 6वें स्थान पर है इजिप्ट। ऐसे देश में भारत के प्रधानमंत्री को सर्वोच्च एक सम्मान मिलना, ऑर्डर ऑफ नाइल मिलना, ये इसमें एक संदेश मिलता है कि ऐसे देशों में ये प्रॉब्ली 6th कंट्री, इस्लामिक कंट्री जिसमें पॉपुलेशन ऑफ मुस्लिम्स ज़्यादा है, ये ऐसे 6th कंट्री से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ये अवार्ड मिलना बहुत ही संतोष का विषय है। अब तक 13 कंट्रीज से, इजिप्ट इंक्लूसिव 13 कंट्रीज से ऐसे हाईएस्ट ऑर्डर माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को मिला हुआ है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे को दुनिया में तेजी से बढ़ती आत्मनिर्भर भारत की स्वीकार्यता का परिचायक बताया। गौरतलब है कि वैश्विक परिदृश्य में भारत की बढ़ती भूमिका दुनिया के सभी देशों का ध्यान अपनी ओर खींच रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। रक्षा मंत्रालय ने अमेरिका के साथ हुए MQ-9B ड्रोन सौदे से संबंधित कीमत और खरीद की शर्तों को लेकर सोशल मीडिया में प्रसारित की जा रही रिपोर्ट्स को खारिज कर दिया है। रक्षा मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा है कि भारत ने अमेरिका से 31 MQ-9B ड्रोन की खरीद के लिए कीमत और अन्य शर्तों को अभी तय नहीं किया है। मंत्रालय ने कहा है कि वो ड्रोन खरीद लागत की तुलना इसके विनिर्माता जनरल एटॉमिक्स द्वारा अन्य देशों को बेची गई कीमत से करेगा और खरीद निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार ही की जाएगी। रक्षा मंत्रालय ने सोशल मीडिया में प्रसारित रिपोर्ट्स को अटकलबाजी बताते हुए कहा कि इन्हें किसी प्रयोजन से फैलाया जा रहा है। बयान में कहा गया कि इसके निहित स्वार्थ हैं और इसका उद्देश्य उचित अधिग्रहण प्रक्रिया को बाधित करना है। खरीद की कीमत और अन्य शर्तों को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है और इस पर बातचीत हो रही है। रक्षा मंत्रालय ने सभी से अनुरोध किया है कि इस संबंध में फर्जी खबरें ना फैलाएं और किसी तरह की गलत जानकारी ना दें, क्योंकि ऐसी भ्रामक खबरों से सशस्त्र बलों के मनोबल पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता है, साथ ही अधिग्रहण प्रक्रिया पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने के मौके पर तेलंगाना के कुर्नूल में एक सार्वजनिक बैठक को संबोधित करते हुए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि मोदी सरकार देश से काफी हद तक गरीबी खत्म करने में सफल रही है। उन्होंने कहा कि स्वच्छ भारत के तहत 11 करोड़ से अधिक व्यक्तिगत शौचालय बनाए गए। जब सभी देश कोविड के प्रभाव में थे, तब पीएम मोदी अपनी दूरदर्शी नीतियों से देश को दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने में
कामयाब रहे। जब मैं मोदी जी के नेतृत्व में भारत के 9 साल सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण की बात करता हूं, तो गांव, गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित, दलित, हमारे युवा भाई, हमारे किसान भाई, हमारी महिलाएं, बहनें, इनको सशक्तिकरण करने का काम किया तो नरेंद्र मोदी जी की नीतियों ने किया, ये हमको ध्यान में रखना चाहिए। जब हम बात करते हैं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की, तो 80 करोड़ की जनता को 5 किलो गेहूं या 5 किलो चावल, 1 किलो दाल और 1 किलो नमक देने का काम किसी और ने नहीं किया, नरेंद्र मोदी ने 80 करोड़ की जनता को दिया है। जेपी नड्डा ने कहा कि केंद्र तेलंगाना के विकास के लिए प्रतिबद्ध है और केसीआर सरकार को उसके अत्याचारी शासन के कारण केंद्र सरकार ने केसीआर सरकार को बाहर करने की कसम खाई है। मुझे दुख इस बात का है कि तेलंगाना पीछे रह गया और एक परिवार तेलंगाना का शोषण करके आगे बढ़ने का प्रयास किया। ये सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात है। और जब मैं एक परिवार बोलता हूं तो ये केसीआर का परिवार, खुद केसीआर, उनका बेटा, उनकी बेटी, आने वाले समय में उनके वंश से पैदा होने वाली संतान, यही भारत राज्य समिति बन गई है। बाकी तेलंगाना को पीछे ढकेल दिया, इस बात का मुझे दुख है। 27 जून को मध्य प्रदेश दौरे के दौरान भोपाल में पीएम मोदी मेरा बूथ सबसे मजबूत अभियान कार्यक्रम में शामिल होंगे। भोपाल के मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में होने वाले इस कार्यक्रम में 34 राज्यों और केंद्र शासित राज्यों के 13,000 चयनित कार्यकर्ता कार्यक्रम में शामिल होंगे। मेरा बूथ सबसे मजबूत अभियान कार्यक्रम में देश भर के 10 लाख बूथ जुड़ेंगे। सभी बूथ और मंडलों पर प्रधानमंत्री के कार्यक्रम का प्रसारण होगा। प्रधानमंत्री के इस दौरे को लेकर भाजपा कार्यकर्ता बेहद उत्साहित हैं। भोपाल में हमारे सहयोगी आदित्य श्रीवास्तव ने मध्य प्रदेश भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा से खास बातचीत की। 27 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भोपाल में भारतीय जनता पार्टी के मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। ये वही पंडाल है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे, भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े पदाधिकारी होंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा होंगे और देश भर के सभी राज्यों के अच्छा काम करने वाले 3,000 बूथ कार्यकर्ता जो हैं उनको आमंत्रित किया गया है। चुनिंदा जो बूथ कार्यकर्ता है वो यहाँ पर होंगे। बहुत ज़्यादा आप देखेंगे कि सभा जिसे कहें कि लाखों की संख्या में होती वो नहीं होगी, चुनिंदा कार्यकर्ता होंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात इस कार्यक्रम की ये है कि राष्ट्रीय स्तर का ये पूरा कार्यक्रम होगा। 10 लाख बूथ जो हैं पूरे देश भर के वो इस कार्यक्रम से जुड़ेंगे और तमाम बूथों पर, तमाम मंडलों पर अगर देखा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यहाँ के इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण दिखाया जाएगा और उनसे संवाद भी प्रधानमंत्री करेंगे। मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की अगर बात की जाए तो उसके प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा और राष्ट्रीय सचिव जो हैं, महासचिव जो हैं तरुण चुग, वो भोपाल में इस मोतीलाल नेहरू स्टेडियम जिसका नाम कुशाभाऊ ठाकरे सभागार रखा गया है, यहाँ पर मौजूद हैं और तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। जेपी नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी वो भी इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए कल यानी कि सोमवार की अगर बात की जाए तो वो पहुंच जाएंगे और सोमवार को जेपी नड्डा इसी कार्यक्रम स्थल के पास में ही एक प्रदर्शनी लगाई गई है जिसका उस प्रदर्शनी स्थल का नाम राजमाता सिंधिया के नाम पर रखा गया है। उस प्रदर्शनी का लोकार्पण भी करेंगे, शुभारंभ करेंगे। वो प्रदर्शनी ये बताएगी कि किस तरीके से बूथ स्तर पर भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। 9 साल में मोदी सरकार की जो उपलब्धियां हैं उन उपलब्धियों को भी उस प्रदर्शनी में देखने को मिल सकता है। साथ साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार की तमाम वो योजनाएं जो देश भर में मील का पत्थर साबित हुई हैं उसको भी इस प्रदर्शनी में बताने की कोशिश की गई है। तैयारियां लगभग अंतिम दौर में हैं और इस कार्यक्रम की अगर बात की जाए तो तमाम देश भर के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो हैं वो इस कार्यक्रम में जुड़ने वाले हैं। कैमरामैन रिजवान राही के साथ आदित्य श्रीवास्तव, डीडी न्यूज, भोपाल। और बात मौसम की जाए तो 62 सालों में ऐसा पहली बार हुआ है जब देश के 2 महानगरों दिल्ली और मुंबई में मानसून ने एक साथ दस्तक दी है।
इसके साथ ही करीब करीब पूरा उत्तर भारत ही मानसून की बारिश से भीग गया है। दिल्ली और मुंबई में मानसून ने दस्तक दे दी है। 62 सालों में ये पहली बार है जब दोनों महानगरों में मानसून एक साथ पहुंचा है। इसके साथ ही करीब करीब पूरा उत्तर भारत ही मानसून की बारिश से सराबोर हो गया है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और असम में हो रही तेज बारिश ने भले ही लोगों को गर्मी और उमस से राहत दे दी हो, लेकिन जगह जगह जलभराव ने मुसीबत भी खड़ी कर दी है। मानसून की दस्तक से दिल्ली एनसीआर के कई हिस्सों में झमाझम बारिश हो रही है। जहां बारिश और तेज हवाओं से दिल्ली वासियों को गर्मी से राहत मिली, वहीं मौसम काफी सुहाना हो गया है। बारिश से तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग के अनुसार दक्षिण पश्चिम मानसून दिल्ली और मुंबई में आगे बढ़ गया है और दिल्ली में अगले 2 दिनों तक बारिश जारी रहेगी। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों में ओडिशा और झारखंड में भी बहुत तेज बारिश होने का अनुमान व्यक्त किया है। ओडिशा के 13 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में 28 जून तक बहुत तेज बारिश होने के आसार हैं। साउथ वेस्ट मानसून देश में और कुछ हिस्सा में आगे बढ़े हैं। एंटायर महाराष्ट्र, एंटायर मध्य प्रदेश, एंटायर उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हमारा जो पूर्वानुमान है साउथ वेस्ट मानसून का प्रोग्रेस जारी रहेगा और अगले 2 दिन में गुजरात और राजस्थान के कुछ और हिस्सा, पंजाब और हरियाणा का और कुछ हिस्सा में मानसून आगे बढ़ेगा। पिछले 24 घंटे में अगर देखें तो 27.3 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुआ है, जो कि लगभग जो जितना बारिश होना चाहिए था उससे 205% ज़्यादा है। लगभग हमारा 35 स्टेशन में हमारा हैवी रेनफॉल रिकॉर्ड हुआ है और वेरी हैवी रेनफॉल जो 8 स्टेशन में रिकॉर्ड हुआ है। अगले 48 घंटे तक इस जो लो प्रेशर का प्रभाव सबसे ज़्यादा उड़ीसा में रहने के चांसेस है। अगले 24 घंटे को देखते हुए लगभग 13 जिलों को हम ऑरेंज वार्निंग इशू किए गए। मानसून ने पूरे दिल्ली एनसीआर को भिगोया है। नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम में बारिश के कारण गुरुग्राम के कई इलाकों में जल भराव की समस्या उत्पन्न हो गई है, जिससे जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। दिल्ली जयपुर हाईवे में भारी बारिश से जल भराव हो गया है। लोगों को आवाजाही में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उधर हरियाणा के ही पंचकुला के खड़क मंगोली में बारिश के चलते नदी का पानी उफान पर आने के कारण एक गाड़ी नदी में बह गई है। अंबाला शहर में भारी बारिश के बाद मौसम सुहाना हो गया है। लोगों को गर्मी से काफी राहत मिली है। उधर उत्तराखंड के हरिद्वार में भी भारी बारिश के कारण श्यामपुर क्षेत्र में सड़क पर बोल्डर गिरने के कारण यातायात बाधित हुआ है। देहरादून शहर के भी कुछ हिस्सों में बारिश हुई है। इस बीच उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में बारिश के बाद की स्थिति की समीक्षा करने के लिए सचिवालय स्थित राज्य आपदा नियंत्रण कक्ष का दौरा किया। आपदा प्रबंधन में जाकर जानकारी ली है, सभी जिलों से भी बात की है, आपदा प्रबंधन के अधिकारियों से भी बात की है कि सबका आपस में कोऑर्डिनेशन बना रहे, आपस में सब एक साथ तालमेल के साथ कोई भी स्थिति हो उस स्थिति के लिए निपटने के लिए, उस स्थिति से पार पाने के लिए सक्षम हो और जगह जगह रास्ते बंद हो जाते हैं और रास्ते खोले जाएं। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में भारी बारिश के बाद पानी बढ़ने से 8 वाहन क्षतिग्रस्त हो गए हैं। गाड़ियों को जेसीबी के माध्यम से बाहर निकाला जा रहा है। हिमाचल प्रदेश में बीते 48 घंटे में मानसून में रिकॉर्ड तोड़ बारिश हुई है। उधर शिमला के रामपुर तहसील के सरपारा गांव में बादल फटने और भारी बारिश से काफी नुकसान की सूचना मिली है। उधर असम में बाढ़ की स्थिति में सुधार हो रहा है। हालांकि बाढ़ के पानी के नलबाड़ी जिले में घुस जाने से लाखों लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। इलाके का सड़क संपर्क बाधित हुआ है। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक राज्य में बाढ़ प्रभावित लोगों की संख्या घटकर 4,07,771 हो गई है। वहीं अब ब्रह्मपुत्र, नेमीघाट और तेजपुर में खतरे के स्तर से ऊपर बह रही है। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार बाढ़ के कारण प्रभावित जिलों की संख्या 19 से घटकर 15 हो गई है, जिसमें बलाजी, बक्सा, बारपेटा, बोंगी गांव, चिरांग, दरांग, धुबरी, डिब्रूगढ़ शामिल हैं। वर्तमान में 1118 गांव बाढ़ से प्रभावित हैं। बाढ़ प्रभावित जिलों में 111 राहत शिविरों और 119 राहत वितरण केंद्र खोले गए हैं। 81,350 से अधिक लोग राहत शिविरों में रह रहे हैं। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, स्थानीय प्रशासन की टीमों को भी बाढ़ पीड़ितों के बचाव कार्यों में तैनात किया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा से फोन पर बात कर बाढ़ की स्थिति के बारे में जानकारी हासिल की।
वहीं बिहार के अधिकांश जिलों में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है। तेज गर्मी और उमस से लोगों का हाल बेहाल हो रहा है। ऐसे में बच्चों की सेहत को ध्यान में रखते हुए पटना जिलाधिकारी ने पटना जिले के सभी सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों को 28 जून तक बंद करने का आदेश दिया है। कक्षा 12वीं तक के स्कूल अगले आदेश तक बंद रहेंगे। हालांकि मुजफ्फरपुर में बागमती नदी का जलस्तर बढ़ने के कारण पीपा पुल का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया है। लोगों को आवागमन में काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही। हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।